ओके, गुड आफ्टरनून बच्चों। हम स्टैट फॉर इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 4 पे थे और चैप्टर नंबर 4 का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। मतलब एक जैसे रॉ डाटा को जो आपने कलेक्ट किया, जो डाटा आप कलेक्ट करते हो मार्केट से, वो रॉ डाटा होता है, मतलब कच्चा डाटा होता है, इट इज द रॉ फॉर्म। और उसे हम प्रॉपरली जब अरेंज करते हैं, सीरीज के अंदर अरेंज करते हैं, और बहुत सारे मेथड्स हैं इसको अरेंज करने के। हम अरेंज करते हैं, रिप्रेजेंट नहीं करते, अरेंज करते हैं। उस अरेंजमेंट को बेसिकली बोलते हैं क्लासिफिकेशन। और इस पूरे चैप्टर में हमने यही पढ़ा, हाउ डू वी क्लासिफाई द डाटा एंड व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ क्लासिफाइंग द डाटा, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ क्लासिफाइंग द डाटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। हमने अभी तक यही पढ़ा था। हमने अभी तक पढ़ा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन, हमने एक वो पढ़ा था। एक पढ़ा था हमने व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन, उसका लक्ष्य है कि हम ऐसा करते क्यों हैं। और तीसरा हमने पढ़ा था व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ गुड क्लासिफिकेशन। ये पढ़ दिया था हमने। कहां तक पढ़ा था देखो तो, हमने कहां तक पढ़ा था? ऑब्जेक्टिव तक। यानी हमने अभी तक क्लासिफिकेशन में ज्यादा दूर तक नहीं गए। हमने अभी तक सिर्फ इसके 3 ही टॉपिक किए थे। नंबर 1, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। नंबर 2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। एंड नंबर 3, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब हम क्लासिफिकेशन करते क्यों हैं, वाई डू वी डू क्लासिफिकेशन, हमने यही पढ़ा था। और चौथे टॉपिक जो आज हम करने वाले हैं, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ गुड क्लासिफिकेशन। एक अच्छे क्लासिफिकेशन को हम क्या करें, उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो देखो आज के टॉपिक को तो जल्दी से, आज का टॉपिक है एसेंशियल्स ऑफ गुड क्लासिफिकेशन। ये आज का टॉपिक है, एसेंशियल्स ऑफ गुड क्लासिफिकेशन। ये आज का टॉपिक नंबर 4 है। ये है ना टॉपिक 4, एसेंशियल्स ऑफ गुड क्लासिफिकेशन। एक अच्छे क्लासिफिकेशन में क्या क्या होना जरूरी है, व्हाट आर द एसेंशियल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकती है मैडम एट्रीब्यूट्स भी बोल सकती है, ठीक है। दीज आर द एसेंशियल्स ऑफ अ गुड क्लासिफिकेशन। एक अच्छे क्लासिफिकेशन को कैसे करना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1 लिखो सबसे पहला, कंप्रीहेंसिव। कंप्रीहेंसिवनेस। तो लिखो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉ डाटा should be so comprehensive आपको मालूम है ना कंप्रीहेंसिव का मतलब क्या होता है? हाँ जी, डिक्शनरी। कंप्रीहेंसिव का मतलब क्या है? ना ना ना, ऐसा नहीं 100 में 100 नंबर है इंग्लिश के अंदर, ये नहीं आप कह सकते। ये बात जजमेंट नहीं, ये गलत है। डिटेल स्टडी है ना, डिटेल में होना, ठीक है जी। तो कंप्रीहेंसिव हमने क्या लिखा, जल्दी से बताओ फटाफट। क्लासिफिकेशन ऑफ द रॉ डाटा शुड बी सो कंप्रीहेंसिव दैट ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द डाटा, each and every item of the data gets into some group or class, आ जाओ हम पॉइंट से बाहर ना जाएं। लेकिन आप लोग यूथ हो, आपके हाथ में भी हिंदुस्तान की कमान आएगी, आपका भी वक्त आएगा, आप सुधर जाओ, समझ जाओ तो बहुत बड़ी बात है। मैं बोलता हूं कोई धर्म नहीं है, सिर्फ एक ही धर्म है, वो है इंसानियत। लेकिन अपने धर्म पे रहो, कभी भी चेंज मत करो। जिस धर्म में आप पैदा हुए, जिस धर्म को आप पालते आ रहे हो, समझते आ रहे हो, उसी में रहो, उसको कभी बदलो नहीं। Never leave it. Never leave your religion and change your religion. But the biggest one is इंसानियत। उसको दिमाग में रख के चलो। कभी भी मौका ऐसा आए लाइफ में जहां पे आपको किसी को काटना पड़े, कभी जिंदगी में मत काटो, उसकी हेल्प करो, दैट्स ऑल। ठीक है जी, आ जाओ। तो सबसे पहला क्या था? कॉम्प्रिहेंसिवनेस। और हमने कहा क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा शुड बी सो कॉम्प्रिहेंसिव दैट ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द डाटा
गेट्स इनटू सम ग्रुप और क्लास, यही लिखा था। ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द डाटा शुड गेट इनटू सम ग्रुप और क्लास, मतलब कोई भी आइटम छूट ना जाए, वो किसी न किसी ग्रुप के अंदर या क्लास में आना चाहिए। दैट इज कॉल्ड, इट इज एसेंशियल ऑफ अ गुड क्लासिफिकेशन। कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। जैसे हमने कहा ना, सैलरी अकाउंट है तो सैलरी का अलग अकाउंट खुलेगा, कैश में दी तो कैश का अलग अकाउंट खुलेगा, चेक से दी तो चेक का अलग अकाउंट खुलेगा। कोई आइटम छूटता है अकाउंट्स में? नहीं छूटता। एक भी चीज छूट गई तो समझ लो वो सर्कल जो है टूट गया। इसी तरीके से एक अच्छा क्लासिफिकेशन वही है जिसके अंदर जो भी डाटा हमने कलेक्ट किया वो किसी न किसी ग्रुप के अंदर, किसी न किसी क्लास में आ जाए, छूटे नहीं। ठीक है, आ जाओ आगे चलते हैं। क्लैरिटी, द सेकेंड पॉइंट इज क्लैरिटी। ये तो समझ में आ गया होगा। देखो इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ रॉ डाटा, classification of raw data into classes should be clear and simple. Should be clear and simple. There should be no doubt. There should be no doubt about the placement of any item in the group. No doubt about the placement of any item in a group. मतलब जब हम क्लासिफिकेशन करें तो वो सिंपल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। जो भी डाटा को हम क्लासिफाई कर रहे हैं सिंपल के साथ और क्लैरिटी के साथ उसको क्लासिफाई कर रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला चलो होमोजेनिटी। नेक्स्ट इज होमोजेनिटी। ये क्या होता है मालूम है आपको? सिमिलरिटी या यूनिफॉर्मनेस कर सकते हो। होमोजेनिटी, GENGE क्या है? NEITY, पता नहीं स्पेलिंग ठीक है नहीं। होमोजेनिटी, ठीक है जी। होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है? एक जैसा डाटा एक तरफ, वन काइंड ऑफ डाटा टू बी क्लासिफाइड एट वन प्लेस। इट इज आल्सो एसेंशियल ऑफ अ गुड क्लासिफिकेशन। मिक्स मत करो। अगर तृप्ता का अकाउंट है तो सारी तृप्ता की एंट्री उसमें करो, अगर राहुल का अकाउंट है तो सारी राहुल की एंट्री उसमें करो, अगर कोमल का अकाउंट है तो सारी कोमल की एंट्री उसमें करो। मिक्स मत करो। दैट इज कॉल्ड होमोजेनिटी। तो लिखो फटाफट जल्दी से। ऑल द आइटम्स इन अ ग्रुप, all the items in a group or class must be similar to each other. Must be similar to each other. और पॉइंट नंबर 4 लिखो, suitable. या क्या बोलेंगे इसको? सुटेबिलिटी है, ठीक है। सुटेबल, कहां सुटेबल होना चाहिए? लिखो आगे जल्दी से। द कंपोजिशन ऑफ क्लासेस, द कंपोजिशन ऑफ क्लासेस मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्वायरी। मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। अब इसका मतलब समझो क्या है, ये थोड़ा समझने वाला पॉइंट है। ये पॉइंट क्या बोलता है? सूटेबिलिटी का मतलब क्या है? इधर देखो थोड़ा सा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप जो डाटा कलेक्ट किया आपने, उसको जब क्लासिफाई कर रहे हो तो आप जो डाटा कलेक्ट करो वो आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से उसको क्लासिफाई करो। मान लो आप पता करना चाहते हो व्हाट इज द एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ अ स्कूल या ऑफ अ कॉलेज। जो बच्चे कॉलेज में आए, अभी कॉलेज में नए नए आए ना 12वीं पास करके, उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप पता करना चाहते हो कि 12th क्लास में कितने मार्क्स आए। ये आपकी ये स्टडी है, ये आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है। आपने डाटा कलेक्ट कर दिया सब बच्चों को, आप निकले और डाटा कलेक्शन स्टार्ट किया। हाँ जी, नाम, ओके, कहां से आते हो, हाइट कितनी है, जेंडर, ओके, नंबर कितने आए, लिख दिया। एक बच्चे से 5 सवाल पूछे आपने, आपका नाम बोलो, आपकी हाइट बोलो, कहां से आते हो आप, आपका ठीक है, हो गया, चलो कितने मार्क्स आए, 92%, आगे बढ़ो। नेक्स्ट,
आपने 5-5 क्वेश्चन पूछे हर एक से और डाटा कलेक्ट कर लिए, फाइन। आपकी स्टडी क्या थी? व्हाट वाज योर स्टडी? यू वांट टू नो द परसेंटेज ऑफ मार्क्स बाय ईच स्टूडेंट, है ना, कितने परसेंटेज मार्क्स लोगों के आए, ये आपकी स्टडी का वो था। और आपने क्या किया? क्लासिफाई किया अकॉर्डिंग टू देयर हाइट एंड देयर एज या देयर जेंडर। आपने रॉ डाटा कलेक्ट किया, जब उसको क्लासिफिकेशन करने का टाइम आया तो आपने उसको क्लासिफाई कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर हाइट एंड देयर जेंडर। लेकिन आपका पर्पस ऑफ स्टडी क्या था? व्हाट वाज योर ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी? आपने कलेक्शन की किसके लिए थी? टू नो द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। उसे तो आप भूल गए। जिसके लिए आपने स्टडी स्टार्ट की, आप अपने मेन पर्पस को, ऑब्जेक्टिव को तो भूल गए। वो जो आपका ऑब्जेक्टिव था उसे तो आप भूल गए, लेकिन आपने जब क्लासिफिकेशन स्टार्ट की तो आपने क्लासिफिकेशन कर दी अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ द स्टूडेंट एंड अकॉर्डिंग टू द जेंडर ऑफ द स्टूडेंट। यानी आप अपने पर्पस से भटक गए, वो सुटेबल नहीं है। दैट इज नॉट द गुड क्लासिफिकेशन। दैट क्लासिफिकेशन विल नॉट हेल्प यू आउट इन योर स्टडीज। आप बात समझ गए अभी? तो लिख लो, फॉर एग्जाम्पल, यही लिख लो, फॉर एग्जाम्पल, in order to study the academic performance of the students in a school, in order to study the academic performance of the students in a school, you have collected some data, but you have classified them on the basis of their height and gender, which is irrelevant. कल किसी ने पूछा था मुझसे वर्ड रेलिवेंट, तो यहां पे भी आया विच इज इररेलिवेंट। ठीक है जी, विच इज इररेलिवेंट। अब मतलब आपका स्टडी का बेस था एकेडमिक क्वालिफिकेशंस या परफॉर्मेंस, और आपने उसके साथ कुछ 4 क्वेश्चन और भी पूछ लिए, और जब क्लासिफाई करने का टाइम आया तो जो चीज मेन क्लासिफाई करनी चाहिए थी उसको तो आपने ग्रुप में डाला ही नहीं, आपने डाल दिया हाइट के हिसाब से और जेंडर के हिसाब से। ये इररेलिवेंट स्टडी हो गई, ये सही क्लासिफिकेशन नहीं है। ठीक है जी, आ जाओ अगला चले, इलास्टिक। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 5 इज इलास्टिक। यस, इसे हम आगे पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड के अंदर, इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिक का मतलब है फ्लेक्सिबल, इसका बेसिकल मतलब है फ्लेक्सिबल। ठीक है, लिखो फटाफट जल्दी से। द क्लासिफिकेशन शुड बी इलास्टिक। There should be the scope of change in the classification as per the requirements or objective of our study. There should be the scope of change in the classification as per the requirement or objective of our study. ठीक है जी, तो ये 5 बातें हैं which are required for a good classification। ये कई बार मैडम पूछती हैं, इसमें से पेपर आता है, ये इंपॉर्टेंट है पेपर के हिसाब से। कई बार मैडम पूछती हैं, ये 5 बातें हैं, ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये 5 फीचर्स हैं ऑफ अ गुड क्लासिफिकेशन। राइट, और नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, और लास्ट टॉपिक है ऑलमोस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। नहीं, ये सेकंड लास्ट है। अच्छा, इसके बाद और कौन से हैं? हाँ, उसके बाद लास्ट है, उससे बड़ा टॉपिक वही है। आ जाओ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ये कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे कैसे क्लासिफाई होता है, आप कह सकते हो, या कह सकते हो डिफरेंट टाइप्स, कह सकते हो
या आपसे कभी कभी मैडम बोल सकते डिफरेंट मेथड्स, कभी कभी ये भी आ जाता है, एक ही बात है जी, डिफरेंट मेथड्स, कौन कौन से तरीके हैं क्लासिफिकेशन करने के। देखो डेट वाइज कर दो, क्रॉनिकल ऑर्डर बोलते हैं इसको, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ना, डेट वाइज कर लो, ईयर वाइज कर लो, एक तो वो हो गया। फिर कभी कभी एरिया वाइज, पंजाब हरियाणा इस तरीके से करते हैं ना, जर्नलिस्ट बहुत करते हैं वो काम, है ना, वो वाला काम बहुत करते हैं, उसमें एरिया वाइज कर सकते हैं, जियोग्राफिकल बेस पे कर सकते हैं। क्वालिटी वाइज ऑनेस्ट, हैंडसम, हेल्थी, हाइट, उसके हिसाब से कर सकते हैं। क्वांटिटी वाइज, क्वांटिटी के हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हो। तो बहुत सारे मेथड है क्लासिफिकेशन के। सबसे पहले लिखो आप नंबर 1 पे, सबसे पहला जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहला जियोग्राफी का मतलब एरिया वाइज, पंजाब हरियाणा हिमाचल, जब इस तरीके से हम बांटते हैं। अगर पूरे देश के अंदर हम कुछ स्टडी कर रहे हैं, मान लो वी आर स्टडिंग इन ऑल ओवर इंडिया, ऐसा कुछ टास्क हमारे पास है जिसमें हमें पूरे इंडिया को कवर करना है, और हमने उसको क्या किया, एरिया वाइज बांट दिया, जियोग्राफी के हिसाब से, मैप के हिसाब से बांट दिया, दैट इज कॉल्ड जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो लिखो जल्दी से इसके अंदर, दिस क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, this classification of data is based on geographical this classification of data is based on geographical or locational differences of the data. लोकेशनल डिफरेंसेस, मान लो ये स्टेट और यहां पे हमने लिखा, ये हमारी स्टडी है, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, ठीक है जी। हम एक स्टडी कर रहे हैं कि कौन से स्टेट में कितना व्हीट प्रोड्यूस किया जाता है, गेहूं की प्रोडक्शन कितनी होती है, दैट इज कॉल्ड जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। हमने बांट दिया, पंजाब, फिर लिखा हरियाणा, फिर लिखा यूपी। लिख लो, आप भी बना लो छोटा सा टेबल। इस तरीके से हमने इसको बांटा, इस तरीके से हमने इसको बांट दिया। एक लिखा पंजाब, फिर लिखा हरियाणा, फिर लिखा यूपी। बस 3 एग्जांपल बहुत है। इस तरीके से हमने बांट दिया। पंजाब के अंदर हमने लिखा 1000 क्विंटल, एग्जाम्पल एज्यूम कर रहे हो, 1000 क्विंटल्स। फिर उसके बाद हरियाणा में हमने लिखा 900, फिर यूपी में लिखा 1200। या यहां पे लिख सकते हो इन मतलब हमारी स्टडी जो थी, हम ये पता करना चाहते थे कि पूरे देश में कौन से स्टेट के अंदर कितना गेहूं जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, व्हीट प्रोड्यूस किया जाता है। हमने स्टडी कर ली, हमने रॉ मटेरियल इकट्ठा कर दिया, सारा डाटा इकट्ठा हो गया। अब हमने उसको स्टेट वाइज क्या किया, स्टेट वाइज टेबल बना दिया, क्लासिफाई कर दिया। दिस इज कॉल्ड जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। व्हेन वी हैव क्लासिफाइड द डाटा अकॉर्डिंग टू द लोकेशन और अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल कंडीशन, स्टेट वाइज, देख रहे हो, इसको बोलते हैं जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। आ जाओ अगला, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्रोनोलॉजिकल, डेट वाइज, डे वाइज, CHORNOLOGICAL, क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अच्छा एक बात बोलता हूं आपको, कभी कभी किसी वर्ड में फंस जाता है इंसान, पता है क्यों? जब आप बहुत लगातार लंबे टाइम से लगातार बोल रहे हो ना, आपको भी कोशिश करना 1 घंटे तक लगातार आप बोलना, 1 घंटे तक।
उसके बाद कुछ टंग ट्विस्टर वर्ड्स होते हैं जिनमें टंग ट्विस्ट हो जाती है, जैसे ये स्टैटिस्टिक्स बोलना हो, ठीक है, स्टैटिस्टिकल बोलना हो, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं। आप 1 घंटे तक लगातार बोलना, लगातार। मैं तो खैर पिछले 5 घंटे से लगातार बोल रहा हूँ ऑलमोस्ट। मैं 12 बजे से बोलना स्टार्ट हुआ था, 5 बजने वाले हैं। ऑलमोस्ट लगातार पिछले 5 घंटे से बोल रहा हूँ और मैं रोज 6 से 7 घंटे बोलता हूँ, ठीक है। 5 घंटे बोलने के पैसे क्या करें यार। मैं इतना ज्यादा बोलता हूँ, मैं चाहूँ तो ऊपर से पढ़ा सकता हूँ। अभी तो हंस रहा, मैं ऊपर से पढ़ाऊंगा कल। तो सुनो, मैं इतना बोलता हूँ तो फिर क्या होता है, बोल बोल के ना आप थक जाते हैं। ये चीज थक जाती है, ये चीज थक जाती है। और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो थोड़े से जिनमें टंग ट्विस्ट हो जाती है, लेकिन फिर भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको समझ में आता है हम क्या चल रहे हैं, ठीक है। चलो आओ, तो कौन सा ऑर्डर है ये, कौन सा क्लासिफिकेशन है? वेरी गुड, आप नहीं बोलूंगा मैं, आ जाओ। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मान लो ईयर 2010-11, फिर हमने कहा 11-12, फिर 12-13, फिर 13-14, मतलब डेट वाइज या डे वाइज या ईयर वाइज हमने बांट लिया। और मान लो हम स्टडी कर रहे हैं सेल ऑफ व्हीट इन इंडिया में कितना व्हीट बिकता है, ठीक है जी, 1 साल के अंदर। ये हमारी स्टडी का टॉपिक है। तो हमने कहा 2011 में बिका 60 टन, फिर 11-12 में बिका 70 टन, फिर हो गया 100 टन, जनसंख्या बढ़ती गई, फिर हो गया 150 टन। बस इसे बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल स्टडी, मतलब क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। डेट वाइज या ईयर वाइज जब भी हम ऐसी कुछ क्लासिफिकेशन करें, मतलब एक उसके अंदर डेट के अंदर, इसे हम क्या बोलते हैं, डे टू डे या डेट वाइज। ये हम वहां भी करते हैं। कहा, जनरल एंट्री के अंदर मैंने ये वर्ड पढ़ा था। आपने अकाउंट्स में भी ये वर्ड पढ़ा होगा, पक्का पढ़ा होगा जनरल एंट्री के चैप्टर के अंदर, ठीक है। आ जाओ, व्हेन द डाटाज आर क्लासिफाइड, इसमें लिखो व्हेन द डाटाज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। When the data are classified on the basis of time period, it is known as, बस अब नहीं बोलूंगा, ठीक है। टाइम पीरियड, ये टाइम के हिसाब से देखो बेटे, 11, 10, 11, 11, 12, 12 टाइम के हिसाब से हमने डाटा को बांट दिया, क्लासिफाई कर दिया। दैट इज, इट इज नॉन एज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यार लिख ले यार, क्यों बुलवा रहा है बार बार, ठीक है। इट इज नॉन एज, बस यार बहुत है। और हाँ, इसका एक दूसरा नाम भी है, कभी कभी मैडम पूछती है, टेम्परल क्लासिफिकेशन, TEMPRAL, टेम्परल, TEMPORAL, टेम्परल ना, टेम्परल क्लासिफिकेशन इसका नाम है। लिख लेना, कई बार पेपर में आ जाएगा। इसका दूसरा नाम क्या है, टेम्परल क्लासिफिकेशन। मैडम पूछ सकती है, ऐसा एक टेबल दे देगी और पूछेगी, इज दिस अ टेम्परल क्लासिफिकेशन? आप कहोगे नो, क्योंकि सर ने बताया था कि क्रोनोलॉजिकल है। इसी का दूसरा नाम क्या है, टेम्परल, ठीक है जी। जहां कहीं भी दूसरा नाम आता है ना, मैडम क्वेश्चन पक्का पूछती है। आ जाओ तीसरा टाइप, जल्दी से, टाइप नंबर 3, फटाफट। टाइप नंबर 3 है क्वालिटेटिव। ये तो नाम से समझ में आ रहा है ना, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटी के हिसाब से जब हम क्लासिफिकेशन करें, मतलब जैसे हम कैसे एजुकेटेड, नॉन एजुकेटेड, है ना, हेल्थी, अनहेल्थी, हैंडसम, अगली, ऐसा, व्हाइट, ब्लैक, ऐसी क्लासिफिकेशन। क्वालिटी के हिसाब से जब हम क्लासिफिकेशन करें, उसे हम क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटी के हिसाब से जब हम पूरे यूनिवर्स को, रॉ डाटा जो हमने कलेक्ट किया, उसको हम क्वालिटी के हिसाब से बांटते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, ठीक है। चलो लिख लो जल्दी से। व्हेन डाटा आर क्लासिफाइड, डाटाs are classified with reference to quality,
और इसका दूसरा नाम है एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट क्लासिफिकेशन। ATT है। When data are classified according to the, क्या लिखा आपने, with reference to the qualities oblique attributes, oblique attributes, ये वर्ड लिख लेना, attribute। ये एक नंबर में बहुत बार हो जाता है। What is the meaning of attribute? Attribute का मतलब क्वालिटी वाइज। जब हम क्वालिटी वाइज डाटा को क्लासिफाई करें, क्वालिटी मतलब कोई ऑनेस्ट है उसकी क्वालिटी है, कोई हैंडसम है ये उसकी क्वालिटी है, कोई इंटेलिजेंट है ये उसकी क्वालिटी है, कोई एजुकेटेड है ये उसकी क्वालिटी है। देखो आगे, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयमेंट, ऑनेस्टी, ईमानदारी, कलर, ब्लैक व्हाइट हमने क्लासिफाई कर दिया, गोरे लोग काले लोग, जैसे हम लोग काले हैं वैसे ब्लैक में डालती है, वो यूरोप वालों को गोरों में डालती है ना, कलर के बेस पे। फिर उसके बाद लिटरेसी, एजुकेशन के बेस पे, अनपढ़ता है, कोई पढ़े लिखे हैं कोई अनपढ़ है, उसमें बांट दिया। जब हम ऐसा वो करें, इस तरीके से क्लासिफाई करें तो उसे बोलते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। उसे हम क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। और हाँ, इसका एक छोटा सा टेबल मैं देखूं आपके इसमें कहीं पे, ऑन द बेस ऑफ क्वालिटेटिव, हाँ लिख लो ऐसे, ये लो, ये लिखो, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड। ठीक है जी, आप लिख लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नंबर्स ऑफ वर्कर्स, ये लिखो, इसका हेडिंग है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट और नंबर ऑफ वर्कर्स। बस ऐसे क्लासिफिकेशन हो रहा है। दिस इज क्लासिफिकेशन। हमने डाटा को क्लासिफाई किया, हमने स्टडी की, ठीक है जी, कितने लोग एम्प्लॉयड है देश के अंदर, कितने देश में लोग एम्प्लॉयड है, हमने एक स्टडी की, हाउ मेनी पीपल हैव एम्प्लॉयड, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, उनमें से कितने एजुकेटेड हैं और कितने अनएजुकेटेड हैं। हमने पहले हमारी स्टडी क्या थी कि कितने लोग इस देश में रोजगार जिनको मिला हुआ है, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं। फिर हमने उसको दो में बांट दिया, एजुकेटेड कितने हैं और अनएजुकेटेड कितने हैं, जो पढ़े लिखे वो कितने हैं और जो नहीं पढ़े लिखे वो कितने हैं। हमारा लेवल ऑफ स्टडी क्या था, द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पीपल इन अ कंट्री, हमने कर दी। फिर हमने कहा इसे क्लासिफाइड कर दो अकॉर्डिंग टू क्वालिटी। तो क्वालिटी का बेस क्या था, एजुकेटेड और नॉन एजुकेटेड। हो सकता है ना ऐसा पॉसिबल। तो हमने एजुकेशन में कहा कितने लोग, मान लो हमने कहा 50 करोड़, 50 करोड़ लोग जो है वो एजुकेटेड हैं, जो कि एम्प्लॉयड है, ठीक है। फिर अनएम्प्लॉयड में हमने कहा देयर आर 10 करोड़, 10 करोड़ ऐसे लोग हैं जो एम्प्लॉयड तो हैं, जिन्हें रोजगार तो मिला लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं है। दिस इज कॉल्ड क्वालिटेटिव और दिस इज कॉल्ड एट्रीब्यूट क्लासिफिकेशन। When we classify the data on the basis of their quality, that is called qualitative classification. When we classify the data on the basis of the quality, that is called qualitative. अब एक अगला लिखो, that is called last आज का, that is called quantitative. क्वालिटेटिव के बाद लिखो क्वांटिटेटिव, QUAN TITATIVE, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वांटिटी के हिसाब से, इस बार क्वांटिटी के हिसाब से होगा काम, ठीक है जी। लिखो इसके अंदर, या इसे हम कह देते हैं मैग्नीट्यूड क्लासिफिकेशन। अब ये क्या होता है, लिखो when the data are classified into various classes or groups, on the basis of their numerical values, it is called quantitative classification.
और मैग्नीट्यूड क्लासिफिकेशन और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है जी, तीनों नाम, एक नाम और दे दिया मैंने, न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। अब इसका एक एग्जांपल देना हो तो कोई एग्जांपल, मान लो आपने क्लास के अंदर बच्चों को लिया, डाटा कलेक्ट किया और उन्हें क्लासिफाई कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, वेट, जेंडर, इसके हिसाब से, दैट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। मान लो ये रहा एग्जांपल, स्टूडेंट्स इन क्लास 11, ठीक है, और यहां डाल दिया आपने हाइट, फिर डाला वेट, फिर डाला जेंडर, बना दिए कॉलम। यहां लिखा आपने राहुल, फिर लिखा आपने पंकज, फिर लिखा आपने कोमल, फिर लिखा आपने नमन। और नंबर्स के हिसाब से आप क्या कर रहे हो, क्लासिफिकेशन कर रहे हो। इसकी हाइट लिखी आपने 5.9, वेट लिखा 45 किलो और लिख दिया ये, चलो। ऐसे पंकज भी लिखी 5.9, वेट लिखा 50 किलो, लिख दिया ये। फिर कोमल की बारी लिखा ये और वेट लिख दिया 55 किलो और लिख दिया ये। ऐसे कर, इतना नहीं है, मैं एज्यूम कर रहा हूं, डाटा है भाई, ये तो सिर्फ एक एजम्पशन है। आप ABC कर लो, लड़ना पड़ना ले लो, ऐसे कर लो A, B और C, बस। दिस इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्वांटिटी के हिसाब से, और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन और मैग्नीट्यूड क्लासिफिकेशन। ठीक है जी, तीनों नाम में से आ सकता है। तो ये वाला टॉपिक हमारा खत्म हुआ, दैट इज द डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। हमने आज 2 टॉपिक खत्म किए, एक व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ गुड क्लासिफिकेशन, दूसरा व्हाट आर द मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। 2 मेथड हमने आज खत्म किए, फाइन। कल हम चलेंगे मीनिंग ऑफ वेरिएबल्स और उसके तुरंत बाद हम लास्ट टॉपिक पे आ जाएंगे और इस चैप्टर को एंड करेंगे। ठीक है जी, चलो कल मिलेंगे बच्चों, और कल का टाइमिंग आपको मालूम है, फाइन। कल का टाइमिंग आपको मालूम है, कल मिलेंगे।